मिस्टर भूत डार्क टेल सीरीज़। बढ़िया कहानी थी इसकी, मिस्टर भूत की। मैंने सोचा आपके लिए ज़रा इसको दिया जाए। उस दिन एरिना में दर्शक ठसाठस बसे हुए थे, क्योंकि बॉक्सिंग का मुकाबला ब्लैकपूल और टाइफोन के बीच में था। दोनों ही जंगली भैंसे के भांति फुकार रहे थे, टाइफोन टाइफोन ब्लैकपूल। टाइफोन के मैनेजर टोनी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, क्योंकि टाइफोन को इस मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए उसने एक एक पाई लगा दी थी। टाइफोन हार गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गोंग बजते ही दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर झपटे, टन टन। 5 राउंड तक दोनों बराबरी से लड़ते रहे। टोनी अब खुश नजर आ रहा था। शाबाश टाइफोन, अपने राइट का इस्तेमाल करो। पलक झपकते ही तभी ब्लैकबुल ने अपने लेफ्ट हुक का कमाल दिखाया। ठक। पलक झपकते ही टाइफोन की बत्ती गुल हो गई। नॉकआउट हो गया। धाड़। ड्रेसिंग रूम के बाहर टोनी की भेंट ब्लैकबुल के मैनेजर गोल्डी से हो गई। हे टोनी, तुम्हारा आखिरी बॉक्सर भी मेरे शेर ने लंबा कर दिया। ज़्यादा मत उड़ो गोल्डी, अभी मेरे पास निक्की शेष है। निक्की? उसे तो ब्लैकबुल ने पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देगा। हे कोई और बॉक्सर तैयार करो टोनी, इसका जवाब तुम्हें जल्दी ही दूंगा। लेकिन टोनी अपनी स्थिति को खूब समझ रहा था। निक्की में बुल को हराने वाली बात नहीं है। लगता है अब मुझे अपना यह धंधा बंद करना होगा और इस शहर से मुंह छुपाकर भागना होगा। परेशानी की हालत में उसने कार एक स्थान पर रोक दी। मेरे खुदा, क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे बर्बादी से बचा सके? क्या कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है? मदद करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन हड़काने वाला आ गया। ए मिस्टर, यहाँ कार खड़ी करना मना है, जाओ यहाँ से। ठाक। भाड़ में जाए यह दुनिया, यहाँ किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। अगली रात टोनी अपने जिम में निक्की को ट्रेंड करने में लगा था। कम ऑन निक, बुल का राइट ठीक है, तुम अपने राइट पर ध्यान दो। धम धम धम। तभी वह अजनबी भीतर आ गया था। मैंने सुना है तुम बॉक्सिंग फाइट अटेंड करते हो मिस्टर टोनी। हाँ करता हूँ, मगर तुम कौन है? हे बचपन में तो मैं बहुत शरारती था, इसलिए डैडी ने मेरा नाम भूत रख दिया। ऑल राइट मिस्टर भूत, अब बताओ यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे बॉक्सिंग का शौक़ है और मैं प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मुझे किसी से लड़वा दो। देखने में तो तुम बॉक्सर नहीं, बीमार लगते हो। चेहरा पीला पड़ा है। चेहरे की बात छोड़ो, मैं फाइट कर सकता हूँ, चाहो तो परीक्षा ले लो। उससे लड़ सकते हो, निक्की नाम है उसका। मैं तैयार हूँ। टोनी ने उसके लिए ग्लव्स ला दिए थे। हे निक्की, जरा इन महाशय को बॉक्सिंग का पहला पाठ पढ़ा देना। जाओ मिस्टर भूत, उसका मुकाबला करो। कम ऑन। अजनबी निक्की के सामने जा पहुंचा और टोनी ने सिगार सुगलाने के लिए सलाई रगड़ी। निक्की ने आगे बढ़कर एक राइट और एक लेफ्ट हुक ट्राई किया, लेकिन प्रतिद्वंदी ने झुकाई देकर स्वयं को बचा लिया। फिर मिस्टर भूत का राइट हैंड हरकत में आया। धाड़। टोनी डिया सलाई का सिगार तक नहीं जला पाया था कि फाइट का फैसला हो गया। धड़ाम। ओ माय गॉड। निक्की का यह हाल हुआ था कि उसके लिए बेकार थी। उफ, तुमने उसे गिरा दिया। हम में से किसी एक को तो गिरना ही था। तुम्हारे दांत बहुत भयानक है। मुझे ड्रैकुला की याद आ गई। लेकिन इस समय हम बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं। क्या तुम मुझे मुकाबले में लड़ाओगे? टोनी ने अपने राइट हैंड पर ग्लव्स चढ़ा लिया। जब मेरा लड़ता था, मेरा राइट बड़े बड़े पहाड़ों को ढेर कर देता था। अभी भी इसमें काफ़ी जान है। क्या एक ट्राई कर सकता हूँ? मैं आपके राइट का स्वागत है। टोनी ने पूरी शक्ति से उसकी ठुड्डी पर पंच किया और टिगनी का नाच किया। ठक। आई। अगले सप्ताह बॉक्सिंग रिंग में ब्लैक बुल के सामने मिस्टर भूत खड़े थे। आज इस बुल को नानी याद आ जाएगी। मुकाबला शुरू होते ही ब्लैक बुल बिफरे सांड की तरह मिस्टर भूत पर टूट पड़ा। 18 सेकंड तक बुल पूरी तरह हावी रहा, लेकिन 19वां सेकंड उस पर बहुत भारी पड़ा था। धाड़ तड़ाक। ब्लैक बुल का चिराग बुझ गया था। 7, 8, 9, 10। गोल्डी इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह असंभव है। ब्लैक बुल केवल 19 सेकंड में नॉकआउट नहीं हो सकता। उठो बोल, उसका जबड़ा टूट चुका है। गोल्डी, उठाकर अस्पताल ले जाओ।
इस फाइट के अगले 2 महीने तक में मिस्टर भूत ने टोनी को 4 मुकाबले और जीते। इस प्रकार टोनी का सारा दलिद्दर दूर हो गया। तुमने मुझे बर्बादी से बचा लिया मिस्टर भूत। मैंने जितना धन कमाया उसमें से आधा तुम्हारा है। मुझे धन की ज़रूरत नहीं है टोनी, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। मिस्टर भूत अपने कमरे में चला गया था। फिर एक रात को टोनी उसके कमरे में पहुँचा तो मिस्टर भूत वीसीआर पर ड्रैकुला की फिल्म देख रहा था। इसे बंद करो, मुझे वैम्पायर से घृणा है। क्यों? वैम्पायर्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैम्पायर्स खून पीते, वे इंसानों के दोस्त नहीं होते, और वे जिस इंसान का खून पी लेते हैं वह भी उन जैसा बन जाता है। तो इसमें बुराई क्या है? अपना वंश बढ़ाने का हर एक को अधिकार है। छोड़ो इस बहस को, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि अगले सप्ताह तुम्हारी फाइट होने जा रही है। मिस्टर भूत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उस रात निकी कमरे में लेटा अपने भाग्य को कोस रहा था। पता नहीं कहाँ से आ मरा वह कमीना। टोनी मुझे प्रमोट करने वाला था, लेकिन अब वो मुझे बॉक्सर करने को भी तैयार नहीं है। तभी निक्की, तुम शायद मेरे बारे में सोच रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ निक्की, मुझे अपने निकट आने दो। क्या चाहते हो तुम? मैं दूर चला जाऊँगा मगर तुम्हें कुछ देने के बाद। अगली सुबह टोनी जब सोकर उठा, टोनी, तुम्हारा वह बॉक्सर हमेशा के लिए कहीं चला गया तुम्हारे लिए चिट्ठी देकर। कहाँ चला गया वह? इस तरह नहीं जा सकता। 5 जून 1996। टोनी, मैं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था क्योंकि तुम बहुत निराश थे। कब्रिस्तान के निकट रुककर तुम भगवान से मदद मांग रहे थे, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई। लेकिन मैं ज़्यादा दिन अपनी दुनिया से बाहर नहीं रह सकता। मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें खाली हाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ज़रा निक्की की ओर देखो मिस्टर भूत। टोनी ने सिर उठाकर निक्की को देखा। मेरे खुदा, हे, मुझ पर अपना राइट हुक ट्राई करके ज़रा देखो टोनी। टोनी ने उठाकर निक्की की ठुड्डी पर प्रहार किया और उसे अपनी नानी याद आ गई। मिस्टर भूत जाने से पहले निक्की को अपनी ताकत प्रदान कर गया था। दूसरी कहानी शुरू होती हत्यारे की हत्या। अंधेरी हाथ में उस सुनसान सड़क पर मौत का सौदा हो रहा था। रूप सिंह, यह 10,000 रुपये हैं, बाकी के 40,000 काम पूरा होने पर मिलेंगे। मुझे सौदा मंजूर है सेठ, शिकारों की तस्वीर दिखाओ। रूप सिंह एक पेशेवर हत्यारा था। शहर के बिजनेस टाइकून अशोक राणा ने उसे अपने 2 व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को हाथ से हटाने के लिए किराए पर लिया था। गुड, यह है प्रदीप खन्ना और आखिर अनिल साजन के चित्र। इन चित्रों के पीछे उसके घर तथा दफ्तर के पते लिखे हैं। उस इमारत के बिल्कुल सामने सड़क के पास 10 मंजिला होटल था। रूप सिंह ने पहले प्रदीप खन्ना को शिकार बनाने का फैसला किया। प्रदीप खन्ना का ऑफिस इस इमारत की 5वीं मंजिल पर है। प्रदीप खन्ना के दफ्तर की खिड़की सड़क की ओर खुलती है। सामने वाला होटल 5वीं मंजिल के रूम नंबर 506 में उसे राइफल की गोली का शिकार बनाया जा सकता है। उस शाम 7 बजे रूप सिंह अपना हुलिया बदलकर होटल की ओर जा रहा था। मैंने होटल में फ़ोन करके पता किया है। रूम नंबर 506 में कोई राजकुमार नामक व्यक्ति ठहरा है। खन्ना को मारने के लिए पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। चंद क्षण उपरांत वह रूम नंबर 506 के सामने दस्तक दे रहा था। रूम सर्विस सर, खट खट खट, ठहरो, खोलता हो। दरवाज़ा खुलते ही रूप सिंह बाज की भांति झपटा था। खटाक, आह! राजकुमार के बेहोश शरीर को उठाकर उसने बिस्तर पर लिटा दिया और ब्रीफकेस में टेलीस्कोपिक लेंस वाली फोल्डिंग राइफल जोड़ने लगा। राइफल लेकर वह खिड़की के सामने खड़ा हो गया। प्रदीप खन्ना ही है। रूप सिंह ने उसकी छाती पर निशाना लेकर फायर किया। पिट! गोली दिल पर लगी है, वह जीवित नहीं बच सकता। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। 5 मिनट बाद वह लापरवाही से चलता हुआ होटल से बाहर जा रहा था। पुलिस क़यामत तक नहीं पता लगा सकी कि प्रदीप का खून किस लिए किया है। सुबह के अखबारों में प्रदीप खन्ना की हत्या की खबर छिपी थी। हा। पुलिस को एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की तलाश है जिसने होटल के कमरे में मिस्टर राजकुमार को बेहोश किया और फिर राइफल से गोली चलाकर प्रदीप खन्ना की हत्या कर दी। अब रूप सिंह का दूसरा निशाना अनिल राजन था। कल सुबह शायद पुलिस को सुनहरे बालों वाले तक व्यक्ति की तलाश होगी जो आंखों पर काला चश्मा लगाता है। अनिल राजन का फ्लैट 15वीं मंजिल पर है। वह अकेला ही रहता है।
यह बहुत आबादी वाली बिल्डिंग है। अनिल राजन का कत्ल बहुत सावधानी से करना होगा, अगर गड़बड़ हो गई तो भागना मुश्किल हो जाएगा। अपने हाथ में समी कैद वाली होटल के अंदर वह डालकर हैंडपंप से पंप करने लगा। स्कैन में भरी क्लोरोफार्म गैस 5 मिनट मौजूद हर प्राणी को बेहोश कर देगी। चंद क्षण इंतजार करने के पश्चात रूप सिंह मास्टर की वजह से अनिल राजन के फ्लैट की द्वार खोलकर अंदर प्रविष्ट हुआ। वह रहा, बेचारा सोते सोते ही बेहोश हो गया। रूप सिंह ने अनिल को बेहोश शरीर को कंधे पर उठाया और बालकनी में ले आया। इसे मारने के लिए मैं अपनी गोली बर्बाद नहीं करूंगा। 15वीं मंजिल से नीचे गिरने के बाद इसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। अगले क्षण उसने बेरहमी से अनिल राजन को नीचे फेंक दिया। अनिल को समाप्त करके रूप सिंह इमारत से सुरक्षित निकल आया। मेकअप उतारने के बाद उसने अशोक राणा को फ़ोन किया। मैं रूप सिंह बोल रहा हूँ सेठ, तुम्हारा काम हो गया है, रुपया तैयार रखो, मैं लेने आ रहा हूँ। घर पर नहीं रूप सिंह, मैं एक नहीं चाहता कि हम दोनों को एक साथ देखा जाए। तुम पिंटू रोड के नाके पहुँचो, मैं रुपया लेकर वहीं पहुँच रहा हूँ। पिंटू रोड में उसी वक्त इंस्पेक्टर बासवानी गश्त पर था। वह अंधा आदमी इतनी रात में सड़क के बीच घूम रहा है, कहीं किसी वाहन के नीचे ना आ जाए, उसे सावधान करना होगा। ठीक है। उसने जीप निकट जाकर रोकी। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इस वक्त अपनी पेट्रोल ड्यूटी पर हूँ। जाओ जीप पर बैठो, तुम्हें जहाँ जाना मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आपका यूँ सड़क पर घूमना उचित नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। आप चाहे तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ। तुम कौन हो भाई? थैंक यू इंस्पेक्टर, मुझे रात में टहलने की आदत है, लेकिन लगता है आज रास्ता भटक कर दूर निकल आया हो। तभी कहीं दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, फटाक। यह गोली चलने की आवाज़ है। मुझे तो किसी कायर के बैकफायर की आवाज़ लगती है। नहीं इंस्पेक्टर, यह गोली चलने की आवाज़ में थी। ऐसी आवाज़ों को मैं खूब पहचानता हूँ, तुम्हें उस तरफ जाकर देखना चाहिए। ओके, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इंस्पेक्टर ने आवाज़ की दिशा में जीप मोड़ी और सड़क के मोड़ पर खड़ी एक कार के निकट रोक दी। तुम लोगों ने अभी किसी फायर की आवाज़ सुनी थी क्या? हा 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 हा। वह गोली की नहीं, मेरी गाड़ी के बैक फायर की आवाज़ थी इंस्पेक्टर। गाड़ी का कार्बोरेटर कुछ खराब है। यही मेरा भी ख्याल था, लेकिन यह तुम्हारे साथी को क्या हुआ? क्या वह नशे में है? नहीं, यह सो गया, मैं अभी जगाता हूँ। उठो भाई, देखो इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कार से दूसरे आदमी की आवाज़ सुनी। इंस्पेक्टर साहब से तुम ही बात कर लो प्लीज़, मुझे सोने दो। इंस्पेक्टर ने संतुष्ट होकर जीप आगे बढ़ा दी, लेकिन वह अंधा व्यक्ति बेचैन था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। क्या आप कार में बैठे दूसरे व्यक्ति को बोलते हुए देखा था? नहीं, मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी। सोने दो उसे। दरअसल मेरे अंधे दोस्त को शक हुआ कि उसने फायर की आवाज़ सुनी थी, इसलिए हम निकल आए। फिर तो आप धोखा खा गए, दूसरा व्यक्ति बोला ही नहीं था। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा था वह वेंट्रोक्लोलिस्ट था, बिना होठ हिलाए बोलने की कला का माहिर था। उसने बिना होठ हिलाए बात करने में आपको चकमा दे दिया, लेकिन एक जगह वह मात खा गया। इस फन का कोई कितना माहिर हो, अपने होठों को हिलाए बिना पी की आवाज़ नहीं कर सकता। उसने प्लीज़ की आवाज़ को लीज कहा था। मैं खुद एक वेंट्रोक्लोलिस्ट हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मेरी बात को बकवास न समझिए। अंधे की बात बासानी की समझ में आई। उसने फ़ौरन जीप घुमाई और कार के निकट पहुँचा। मैं तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेना चाहता हूँ मिस्टर। जाओ। मैं अशोक राणा ने फायर किया। धाएँ। आह। इंस्पेक्टर बासवानी जीप के निकट ढेर हो गया। अंधे ने स्थिति को समझ लिया था, अपनी गोद में जाकर रखने वाले पिस्तौल को हाथ पर रख लिया। ओए अंधे, यह इंस्पेक्टर वापस क्यों आया था? इसे क्या शक हुआ था? शक इंस्पेक्टर को नहीं, मुझे हुआ था। मैं एक वेंट्रोक्लोलिस्ट हूँ, एक सर्कस में नौकरी करता हूँ। अब बताओ, तुम्हारा साथी बेहोश है या मर चुका है? मर चुका है। मैंने गोली मारकर उसकी हत्या की है। दरअसल वह एक पेशेवर हत्यारा था। मैंने उससे 2 हत्याएं करवाई थी, लेकिन भविष्य में मुझे ब्लैकमेल ना करने लगा, इसलिए मैंने उसे धोखे से यहाँ बुलाकर उसे गोली मार दी। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम कभी भी मेरी आवाज़ पहचान कर मुझे पकड़वा सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें पहचान तो सकता हूँ, इसके अलावा भी एक काम और कर सकता हूँ। क्या? अंधे ने फुर्ती से पिस्तौल आगे किया। आह धाएँ, मैं आवाज़ पर निशाना लगा सकता हूँ। मेरी गोली उसके चेहरे के आसपास लगी होगी, इसलिए वो और स्टीयरिंग पर लुढ़क गया होगा। उसे क्या पता था मैं सर्कस में आवाज़ पर निशाना लगाने की कला का भी प्रदर्शन करता हूँ। फिर अंधे ने जीप में लगी वायरलेस सेट पर सारी घटना सूची हेडक्वार्टर को दी। परिणाम स्वरूप अच्छा हुआ मैंने वायरलेस पर हेडक्वार्टर को संदेश दे दिया था, वरना मुझे यहाँ लाशों के साथ सुबह तक बैठना होता। आखिरी छलांग थर्ड पार्ट है डार्क टेल सीरीज़ की कॉमिक्स का।
कॉन्टिनेंटल होटल की 10 मंजिला इमारत के नीचे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो चुका था। आते जाते लोग सब कुछ भूलकर ऊपर देखने में व्यस्त थे, जहां टॉप फ्लोर के एक कमरे की खिड़की के बाहर वाले छज्जे पर खड़ा हुआ 12 वर्षीय बालक नीचे कूदने को तैयार था। ओह, वह लड़का आत्महत्या करना चाहता है। अगर कूद गया तो हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। होटल का मैनेजर भी इस बिना बुलाई मुसीबत से परेशान था। ओ मेरे भाई, यह क्या तमाशा लगा रखा है? जल्दी अंदर आ जा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। उस बालक के स्वर में गजब का आत्मविश्वास था। मैं यहाँ जान देने का निश्चय करके आया हूँ मैनेजर साहब, इसलिए अब अंदर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया लड़के? बिल्कुल नहीं, मैंने सोच समझ कर मरने का फैसला किया है। उफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो तुम पर दया करके कमरों की सफाई का काम दे दिया। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे ही होटल को बदनाम करने पर तुल जाओगे। नीचे किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। लो, पुलिस आ गई। पी पी पी। उस इलाके के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर आर के त्यागी ने नज़र उठाकर ऊपर देखा और झल्लाहट भरे स्वर में बोला, क्या मुसीबत है? साले को मरना ही था तो चुपचाप कहीं डूब मरता, हमारे लिए क्यों परेशानी खड़ी कर रहा है? डॉक्टर भगत सिंह, LIC एजेंट कार्यालय। तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? 2 जन ऊपर जाओ और सुअर को पकड़कर नीचे उतारो। जी साहब। दोनों सिपाही लिफ्ट द्वारा आनन फानन में ऊपर जा पहुंचे थे। मैनेजर अभी तक राजा को समझाने की कोशिश कर रहा था। मान जा बेटा, जान बहुत कीमती है, आत्महत्या का विचार छोड़ दे। आप हटिए मैनेजर साहब, मैं उससे निपटता हूँ। उसे किसी तरह बचा लो सार्जेंट। सिपाहियों को अपनी ओर बढ़ता देख राजा 150 में गुर्रा है। खबरदार वहीं रुक जाओ संतरी, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। आई, क्या बक रहा है बे? बक नहीं रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे छद्दे पर पाँव रखते ही मैं नीचे छलांग लगा दूंगा। अबे तुझे छलांग लगाकर मरना है तो नाटक क्यों कर रहा है? कूदता क्यों नहीं? सिपाही की बात सुनकर राजा का चेहरा कठोर हो गया। मुझे किसी का इंतजार है, जब वो आ जाएगा तो मैं कूद पड़ूंगा। ओ मेरे बाप, आखिर तू अपना इरादा बदल क्यों नहीं देता? मर कर तुझे क्या मिलने वाला है? राजा की आंखों में एक विचित्र सी चमक उभर आई थी। मुझे वह मिलेगा जो मैं जीवित रहकर प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। कहते हुए राजा की कल्पना में अपने पिता का चेहरा उभर आया। एक छोटे से घर में वह अपने गरीब पिता के साथ रहता था। इस घर में सिवाय उन दोनों का और कोई ठिकाना नहीं था। तुम इतने परेशान क्यों हो बापू? 6 महीने से मकान का किराया नहीं दिया बेटा। मकान मालिक इसे खराब कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन मकान खाली करके हम कहाँ जाएंगे बापू? यह चिंता मुझे ही खाई जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने मकान खाली करने से मना कर दिया है। ठक ठक ठक। राजा के पिता ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। हवलदार जी आप? हाँ इंस्पेक्टर, राजकुमार जी ने तुम्हें तुरंत थाने बुलाया है, चल हमारे साथ। क्या मुझसे कोई भूल हो गई माई बाप? यह तो साहब ही बताएंगे, आजा। सिपाही बापू को पकड़कर थाने ले गया। बापू चिंता न कर बेटा, मैं अभी लौट आऊँगा। 2 घंटे बाद बापू आया, मगर उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। राजा, धाड़। राजा का दिल अपने पिता की हालत देखकर तड़प उठा। यह क्या हो गया बापू? किसने मारा बापू? इंस्पेक्टर ने। आह, मगर क्यों बापू? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? मकान मालिक ने उसे पैसा खिला दिया, इसलिए उसने मुझे पीटा और सुबह तक मकान खाली करने की धमकी दी है। बापू, मैं इस अन्याय का बदला लूँगा। जिसने तुम्हें पीटा है उसे छोड़ूंगा नहीं। तो तू अभी बच्चा है बावले, समाज की शक्तिशाली भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तुरंत यह मकान खाली करके कहीं चला जाइयो। इतना कहकर बापू ने प्राण त्याग दिए थे। बापू बूहू। अपने गरीब पिता के साथ हुए अन्याय को राजा दुनिया के सामने लाना चाहता था। तभी नीचे पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी भी आ पहुंची थी। यह सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर त्यागी? उस लड़के को नीचे उतारो जल्दी। और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? मैं ऊपर जाकर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यह बहुत मुश्किल है सर, वह न तो कूद रहा है और न ही नीचे उतर रहा है। शीघ्र ही इंस्पेक्टर त्यागी ऊपर पहुंचकर अपने स्वर में दुनिया भर की हमदर्दी समेटे राजा को संबोधित कर रहा था। आत्महत्या करना पाप होता है बेटे, हमारी बात मान लो, वापस आ जाओ। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका भरपाई कौन करेगा इंस्पेक्टर साहब? मैं हूं ना, मैं तुमसे वायदा करता हूं, जिसने भी तुम्हें सताया है मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। अब आ जाओ। ठीक है, आता हूं। एक कदम बढ़ाकर राजा का शरीर लहराया था। नहीं, वहीं रुके रहो, मैं तुम्हारी मदद को आता हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा। इंस्पेक्टर त्यागी छज्जे पर उतरकर धीरे धीरे राजा की ओर खिसकने लगा। कमिश्नर साहब मेरा यह कारनामा देखकर मेरी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे होंगे। निकट पहुंचकर इंस्पेक्टर ने हाथ फैला दिया। आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। आह,
इंस्पेक्टर कहाँ थे? राजा का व्यवहार तुरंत बदल गया। इंस्पेक्टर जरा यह तो बताओ, मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन छलांग नहीं ले रही, आखिर क्यों? क्यों तुम ही बताओ। मुझे तुम्हारा इंतजार था इंस्पेक्टर राजकुमार त्यागी। तुमने मेरे बाप को पीट पीट कर मार डाला, याद है? गोविंद, तू गोविंद का लड़का है। त्यागी का चेहरा बुरी तरीके से घबरा गया था। राजा ने उसकी हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। हाँ, समाज के शक्तिशाली भेड़िए, एक कमज़ोर बालक ने तुझे अपने गरीब पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए एक दांव खेला है जिसमें वह सफल होने जा रहा है। कहकर राजा ने छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर त्यागी का हाथ उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। आई, इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी के जीवित बचने की चांस बिल्कुल नहीं थी। यह बात राजा अच्छी तरह से जानता था, तभी उसने यह योजना बनी थी। समाप्त। तो गाइस, आपको मेरी ये कॉमिक्स वॉइस मोड ओवर पे कैसी लगी? मैं यूनिक कॉमिक्स में मैंने सुपर कमांडर ध्रुव, भेड़िया, डोगा, नागराज, त्रिकाल देव, आक्रोश, ड्रैकुला सीरीज़, सभी सुपरहिट सीरीज़ पे मैंने वॉइस ओवर कॉमिक्स वीडियोस बनाए हैं। उसे आप ज़रूर देखें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी मुझे कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस कॉमिक्स या फिर किस चीज़ पे, किस थीम पे देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।